हेलो एवरीवन, मैं मित तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज ही आप लोगों के जो एलडीसी का पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ है अभी कुछ देर पहले ही। अब हम आप लोगों को जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आया है उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखिए, अधीनस्थ बोर्ड से कुछ शिकायतें भी हैं इस पेपर के बाद। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के पेपर लेना बच्चों के साथ एक प्रकार से धोखाधड़ी ही है। आज तक का पैटर्न चले जा रहा है कि आप अराउंड 50 क्वेश्चन 40 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और साइंस के कंटिन्यू दे ही रहे हैं, लेकिन आज के पेपर ने ये जो सिस्टम चले जा रहा है या जो मैं बोलूँ ये प्रथा जो चले जा रही है वो टोटली चेंज करके रख दी। अराउंड 25 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, और इतने ही मेरे हिसाब से करीब साइंस के पूछे गए हैं। पेपर का लेवल, मैथमेटिक्स का लेवल आप लोगों के बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट था। जो क्वेश्चन बच्चों को कराए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन डाला गया है आप लोगों की। एक आध चीजें जो नहीं थी पहले सिलेबस में वो इन्होंने डाल दी है, कोई बात नहीं, इजी था, बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर ऐसा ही करना है अधीनस्थ बोर्ड को तो आलोक राज सर से एक रिक्वेस्ट भी है, सर आप पहले ही जारी कर दिया करें ना। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है ये सब आप पहले से ही अगर जारी कर दें तो मेरा मानना है ऐसा करना विद्यार्थियों के हित में होगा। कहीं ना कहीं हमारे पेपर इस प्रकार के लिए जा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, तो विद्यार्थी करें क्या? इससे बढ़िया तो आप एक काम किया करें, आप डालें ही ना, सिलेबस वगैरह कुछ मत डालें। आप सीधा लिख दें हम अपनी मनमर्जी करेंगे, हम अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें डालेंगे, तो विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग तैयारी करे और उससे बेनिफिट है आपको, कट ऑफ भी डाउन रहेगा आप लोगों का। आप सीधा लिख दें मैथ, जैसा पहले लिखते थे कई पेपर में, मैथ लिख दिया, साइंस लिख दिया, कुछ भी जारी मत करें, सिलेबस भी। क्योंकि सर सिलेबस जारी करने का मतलब ही क्या है जब हम जो क्लासिफिकेशन है वो तरीके से ना करें। अब जो बच्चे सोच के गए थे, जिन बच्चों को लगता था कि साइंस और मैथ ज्यादा आएगा उसको ज्यादा अच्छे से करते हैं, जीके को थोड़ा कम से पढ़े, आपने सर अराउंड 100 क्वेश्चन डाल दिए हैं जीके के, तो कहीं ना कहीं ये सीरियस तैयारी करने वाले बच्चों के साथ सही नहीं है। बाकी जो आपको सुटेबल लगे, हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि देखिए हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया था, अब उन बच्चों के जब मैसेजेस देख रहे हैं तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कथन कारण के क्वेश्चन जो बाहर से आए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो मैंने क्लासरूम में करवाया हो आप लोगों को। आप बकायदा नोट चेक कर सकते हैं जो हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से बाहर से पूछा गया हो। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से है, और एक टीचर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो उसने मेहनत की है, हमने लगभग 3-3 रजिस्टर बच्चों के भरवाए थे और उन्हीं से पढ़ाए हुए थे, चीजें जब पूछी जाती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। वो बोला एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु के ठोस गोले को पिघलाया जाता है और उसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। आपको पता है बेटा इनकी वैल्यू छोटे गोलों की संख्या होती है बड़े की त्रिज्या बटे छोटे की त्रिज्या का होल क्यूब। आपको पता है जो आयतन है वो संरक्षित रहता है, आयतन इस कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अपने डायरेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये आ जाता है आप लोगों के पास 8/2 का होल क्यूब, यानी कि 4 का होल क्यूब 64 होता है, यानी छोटी छोटी ठीक 64 गेंदें बनाई जा सकती है। सही बात है, पहला पार्ट यह बिल्कुल सही है। वो बोले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोस के रूप में ढाला जाता है तो पदार्थ का कुल, बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित नहीं रहता है कभी भी, याद रखिएगा। टोटल जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन है वो आप लोगों का सेम रहता है। तो ये यहाँ पे जो पूछा गया बिल्कुल गलत है, तो इसमें आंसर आ जाएगा कथन सही है, असर्शन सही है और रीजन आप लोगों का गलत है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, sec² a माइनस tan² e, थीटा की वैल्यू आप लोगों को दे रखा है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी है बट 90 से छोटी ही। न्यून कोणीय अनुपात दे रखे हैं सारे, ये लीजिए न्यून कोणीय अनुपात, ये एक सर्व समीका है, आप लोगों को सभी को पता है sec² a माइनस tan² e बिल्कुल सही बात है, 1 के बराबर होता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। थीटा के 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस का मान बढ़ता है। बेटा देखिए कोस थीटा 0, 30, 45, 60, 90, आप सभी को पता है साइन को पूंछ पकड़ के हमने उल्टा किया था, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0,
यानी ये इंक्रीज नहीं होता, कोस की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो ये यहाँ गलत है, तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर ये होगा। तो इसमें राइट हो जाएगा, एक सही है लेकिन दो गलत है, सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला कह रहा है ठोस बेलन और ठोस शंकु की आधार त्रिज्या आर और ठीक उतनी ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बेटा यहां लिख देते हैं बेलन अनुपात शंकु। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा उसने बोल दिया है आर और एच दोनों की सेम है, यानी कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 1/1/3 बोल दो, या दोनों को 3 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3:1। आपकी लैंग्वेज में 3 ऊपर भेज दो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके कॉन्ग्रेंसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है सर्वांग समता का। जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो पहला पेज ही देख लेना जो आपको पढ़ाया गया था, सिंपल है। देखिए साइड 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 क्लियर है, आपके कॉन्ग्रेंसी दे रखी है, साइड साइड साइड। अब देखो कहां भुजाओं की बात हो रही है, तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है, यानी ए में आ जाएगा 3, ए में आ जाएगा आप लोगों के 3, सीधा पता चल रहा है। साइड एंगल साइड बेटा यानी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण की बात कर रहा है, दो भुजाएं और उनके बीच की कोण की बात कर रहा है, यानी बी में आ जाएगा 4। सी और डी की बात कर लेते हैं, एंगल साइड एंगल यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा यानी सी में आ जाएगा 1, बच गया डी। RHS क्लियर है, यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण आ जाएगा आप लोगों के, और एक भुजा की बात हो रही है तो ये डी में आ जाएगा 2। तो बेटा पैटर्न रह गया 3 4 1 2, 3 4 1 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 था जो भी मेरे पास सीरीज पूछी गई है उसमें, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। बेटा आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी, दोनों मूल बराबर होंगे तो d = 0 होगा, यानी b² - 4ac = 0 आना चाहिए। यहां से पता नहीं चल रहा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या, नहीं पता चल रहा, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा kx² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2kx + 6 = 0। ठीक है, तो बेटा यहां से d = 0 पुट कर देते हैं, यानी b² - 4ac को 0 के बराबर रख देते हैं। बेटा यहां से देखो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k, c की वैल्यू है 6। अगर हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो b² - 4ac 0 रखते हैं बेटा, b² - 4ac = 0 बच्चों। ये आ जाएगा 4k² -24k = 0। दोनों में 4k कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा k - 24 में 4 का भाग देंगे 6 = 0। तो बेटा या तो ये 0 है या ये 0 है, यानी या तो आंसर आएगा k = 0 या आएगा k - 6 = 0। -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो आंसर 0 6 की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ 6 बिल्कुल राइट होगा, यही मैच हो रहा है। सो यही तो पूछा गया है कि दोनों मूल बराबर है, k का मान बताओ। बेटा k का मान 0 भी होगा और k का मान 6 भी होगा। अगला करें एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। बेटा आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन को, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन हमने पढ़ा था, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, अब आप लोगों को पता है सभी को बेटा, अगर मैं बात करता हूं ये 5 का स्क्वायर है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है दोनों, इन दोनों को अगर अपने, अच्छा एक मिनट इनका स्क्वायर चेक करना है ना। 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 8 से गुना करेंगे 56, 25 का स्क्वायर 625, 55 का स्क्वायर करेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से, 5 का गुणा 6 से, 5 का स्क्वायर 25, 8 का गुणा अगले से एकाधिक से, 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आंसर आ जाएगा 7225 आपके। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा जरा मुझे, आप लोगों से पूछा गया है एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, बेटा किसका वर्ग समाप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी का। ये लीजिए, आप जरा विचार कीजिएगा कि जो एक मैथमेटिक्स का हवा जनरली बैठा रहता है वो कहां तक आप लोगों को डरा रहा है। सिंपल पेपर पूछा गया है, इजी क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है अभी लैंग्वेज बेस आगे आएंगे वो थोड़े अच्छे भी हैं। वो बोल रहा है कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 है।
प्रैक्टिकली समझना है बेटा, सारे बच्चे प्रैक्टिकली आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है क्या पूछा गया इसमें। देखिए अब बेटा सिंपल सी बात करा कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य है। बेटा आपको बोल रहा है 4 की पावर n, हम चाहें तो इसे 2 की पावर 2n भी बोल सकते हैं। आपको पता है अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, एक बार 2 आना चाहिए, एक बार 5 आना चाहिए, तभी तो शून्य आता है। लेकिन इसने क्या बोला है कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य। बेटा नहीं आएगा क्योंकि 5 ही मौजूद नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, बिल्कुल है बेटा, एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको चेक करना है कि कौन सा ऐसा आंसर होगा जो वेरी कर रहा है। 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। अब वो ऊपर यही तो बोल रहा है कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक क्या आए, शून्य है। बेटा इस चीज को थोड़ा सा समझो आप सारे के सारे। आपको पता है कि 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, और आपको पता है अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। ऊपर यही तो बोल रहा है कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक है, अब बेटा ये देखिए आप लोगों को ये पता चल गया कि 0 तभी आएगा जब 2 और 5 होगा। अब ये कह रहा है कि इसलिए अंतिम अंक है, देखिए इसने ये तो बोला 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य है, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या मौजूद ही नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य हो, क्योंकि अंतिम अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ये कह रहा है इसके पास 2 ही आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ये सही व्याख्या भी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 दोनों आएंगे ना बेटा, दोनों आएंगे तब शून्य आएगा। ये बोल रहा है इसलिए शून्य नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते कि शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया हुआ है, मैंने दोनों तरीके बताए, डेल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों के गुणाक रख देते हैं बेटा, 5 2 4 7 7 -4, इधर लगा देते हैं 1 1 1। मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं क्लासरूम में, मैट्रिक्स मेथड भी बता रखा है और डायरेक्ट भी। इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है सभी को, 1/2। पहले बेटा 5 को रखते हैं तो स्तंभ और पंक्तियों को छोड़ दो, इन दोनों को, और दोनों का तिरछा गुणा कर दो, यानी इसको और इसको छोड़ दो, इस शेप को छोड़ते जाओ। तो 7 एकम 7 माइनस 4 एकम 4, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर आ जाएगा -2, ओके रिपोर्ट है। फिर आ जाते हैं, अब इधर छोड़ दो और इधर छोड़ दो, 5 का गुणा 1 से 5, और ये आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 7, ये बात भी सही है। फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस का 1, 5 2 4 7 7 और -4, ठीक है। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, 4 -16, और ये आ जाएगा माइनस का 49। ये लीजिए बेटा, तो ये आ गया 1/2, 7 और 4 11, 5 आ गया 55, 5 - 7 यही बनेगा ना। इसको देख लेते हैं एक बार, मुझे कहीं डाउट सा लग रहा है। इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, दोनों को छोड़ देते, 4 एकम 4, 4 - 7, 4 - 7 होगा ये, सॉरी, तभी मैं सोचूं कोई गड़बड़ी सी क्यों लग रही है। ठीक है, तो ये आ गया -3, 4 - 7 -3, -3 गुणा -2 प्लस का 6। ठीक है, और ये माइनस में चल रहा है बेटा हमारे पास 49, 59 और 6 65। ये लीजिए मोड लगा देते हैं, तो 1/2, 55 और 6 61 -65 आ गया मोड में -4। एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 4, 2 से काटेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। तो लास्ट आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ग मात्रक इसका आंसर होगा। क्लियर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने किया हुआ है अच्छे से। दो संख्याओं का लहसे उनके मैसे का 40 गुना है। बेटा देखिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है, 40 के फैक्टर कर लेते हैं, 8 गुणा 5, डिटेल में सोल्व करना ही नहीं है। लहसे और मैसे का योग 1476 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। एक संख्या 288 है। बेटा 288 में से देखो ये दोनों अनुपात है, किसका भाग जा रहा है, 8 का। कितनी बार जा रहा है वो मैसे पे होगा, 8 का इसमें भाग देंगे, 8 तिया 24, 4 और 8 48, 8 छिके 48, यानी 36 आ गया मैसे पे। तो इसको भी 36 से गुणा करना पड़ेगा, 36 5 180 आंसर आएगा बेटा। आप चाहें तो इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, मना नहीं है। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1476, एलसीएम बराबर है 40 गुणा एचसीएफ, यहां रख दो एलसीएम की जगह 40 एचसीएफ प्लस 1 41 एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो,
और फिर लास्ट में एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लगाओ। आप ये भी लगा सकते हैं बेटा, कोई मना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है ये शॉर्टकट बेस्ट है। अगला कह रहा है वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। कल्पित माध्य ए के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई लेना देना ही नहीं, आप किसी को भी कल्पित माध्य मान के सोल्व कर सकते हैं। सोपान विचलन विधि डेविएशन मेथड के अंदर बोला है गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुपयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार चौड़ाई असमान नहीं हो बेटा, असमान के लिए तो थोड़ी टफ पड़ जाती है, समान होने तब इजी रहता है, तो ये बात गलत है यहाँ पे। तो इसमें कथन सही है और कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो सी राइट आ जाएगा। बारंबारता बंटन का वर्ग आकार यानी वर्ग चौड़ाई क्या होनी चाहिए, निरंतर समान हो तो थोड़ा सुविधाजनक रहता है ये, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर आंसर सी राइट होएगा। 27 के स्थान पर 72 से गुणा कर दिया जाए, मान लो संख्या x थी, कोई गुणा 27 से करना था तो 27x, और गलती से गुणा कर दिया 72 से तो 72x। क्लियर है, कितना बढ़ गया, घटा देते हैं इसमें से 55 65, और ये बढ़ा दिया है आपने प्लस का 45x। ठीक है, वास्तविक परिणाम से अधिक होगा, किसमें बढ़ाया है 27x में, x से x गया, काट देते हैं 9 5 45, 9 3 27, 5/3 अधिक होगा, तो इसमें आंसर होगा ये 5/3। अगर बोलता कितना होगा तो आंसर 8/3 हो जाता, लेकिन उसने बोला क्या लास्ट में, उत्तर वास्तविक परिणाम से इतना अधिक होगा, तो आंसर आ जाएगा 5/3 बेटा आपके पास। अगला कह रहा है कि त्रिभुजों पर विचार करना है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। बकायदा लिखाया हुआ है, बकायदा एक एक चीज लिखाई हुई है बच्चों को, और केंद्रक के निर्देशांक भी लिखाए हुए हैं, तो ये दोनों ही सही हैं बेटा आपके। कथन 1 नहीं, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो आंसर 1 राइट हो जाएगा। इसमें आंसर राइट आ जाएगा आपके ए नंबर, दोनों सत्य होंगे बेटा। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है ये तो। एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग की आकृति का है, भुजा 10 है तो बेटा एक बात बताओ, परिमाप कितना आ गया 40। अब इसको खोल रहा है, इसको खोल रहा है, ठीक है, खोल के आयताकार बना दिया, परिमाप तो 40 ही रहेगा। लंबाई 12 है बेटा, 12 और 12 24, तो 40 - 24 कर दो तो 16 आ गया, दोनों चौड़ाइयों का योग, तो 16/2 चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8। ये लीजिए, प्रैक्टिकली करो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, परिमाप सेम रहेगा बेटा। ये तार है, ये 40 सेंटीमीटर लंबा है, कैसे ही करो 40 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब वो बोल रहा है कि इसको आयताकार आकृति में ढाल दिया, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 12 है, 12 2 24 तो होगी टोटल लंबाई, टोटल चौड़ाई होगी दोनों आमने सामने की 16, दोनों 16 होगी, तो एक कितनी हो जाएगी 16/2 8। अगला कह रहा है कि भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर वाले एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी, बिल्कुल ट्रिपलेट लग रहा है, तो 1/2 3 गुना 4 कर देंगे तो 6 ही आएगा, ये सही बात है। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए हेरोन का सूत्र यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है बेटा, दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है, ए राइट हो जाएगा। अगर भुजाएं समान हो चाहे अलग हो, हेरोन फॉर्मूला से डायरेक्ट आप इनको सोल्व कर सकते हो, सो ये पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा 80 नंबर का। अगले देखिए, मैं हर बार कहता हूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा बच्चों, 100% आएगा, आ गया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, समांतर चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई, ए में 2 और बी में 1, ए में 2 बी में 1, ये सही है, और कोई मैच ही नहीं हो रहा तो आगे पढ़ो ही मत, पहला राइट है। समलंब का होता है 1/2, समांतर भुजाओं का गुना बीच की दूरी। जो रीट वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देना मेरी इस बात का, जो बोला था उन्हीं से रिलेटेड आई है सारी चीजें। अगला कह रहा है द्विअंकीय संख्या x है, 2 अंकों की संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे ही मान लो बेटा, माना 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक मान लिया a, दहाई का अंक मान लिया b, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इनके अंकों का योग 9 है, यानी a + b 9 दिया हुआ है। अंकों के क्रम को पलट दो तो 10a + b बन गई संख्या, ये संख्या x थी, और पलटने पर संख्या बनी है, उसका नाम है y। ठीक है, यदि 9x बराबर 2y, 9x बराबर है 2y के, ये लो बेटा 9x बराबर 2y है, तो x की जगह पे तो ये रख दो, 9 गुणा x की जगह पे रख दिया 10b + a गुण बराबर है 2y की जगह पे रख दिया 10a + b। सोल्व कर लेते, 9 गुणा 10 90b + 9a
बराबर 2 गुणा 10 20A प्लस 2B। ठीक है, तो प्लस का 20A, या एक काम करते हैं प्लस का 2B इधर ले आओ, 90 माइनस 2 88B बराबर प्लस का 9 इधर आके 20 माइनस 9 हो जाएगा 11A। 11 से इसको काटेंगे 8 बार, तो A बराबर आ गया बेटा 8B। A का मान आ गया हमारे पास कितना 8B। सही है बच्चों, A का मान आ चुका है हमारे पास 8B। फिर उसने क्या बोला है, यदि 9x बराबर 2y हो तो x² माइनस 2x का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सारे मान आ चुके हैं, सारी वैल्यू आ चुकी है। चाहो तो अनुपात रख दो A/B, इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 8/1। ओके रिपोर्ट है। A की जगह हमें 8 रखना है, B की जगह 1 रखना है। अतः संख्या 10 गुणा 1 प्लस 8, संख्या आ गई बेटा 18। संख्या आ गई 18, यानी x का मान आ गया 18। 18 रख दो, 18 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 18, 324 माइनस में 36 करेंगे तो यह आ जाएगा 288। बी आंसर राइट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो बेटा आप। अगला क्वेश्चन, एक मीनार धरती पर खड़ी है, खड़ी रहने दो। अब इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि मीनार के पास से एक बिंदु है 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर है, और उन्नयन कोण है 60 डिग्री। आपको पता है 60 डिग्री के सामने का अनुपात होता है √3, यह अनुपात होता है 1, तो 1 बराबर 15, √3 बराबर √3 गुणा 15, यानी आंसर आएगा 15/√3। ये लीजिए, चाहो तो सीधा लिख लो, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को h मान लो, आधार आपके पास कितना है 15, tan 60 होता है √3, तो ऊंचाई आ जाएगी 15 गुणा √3। ये लो, कोई भी तरीका लगाओ बेटा, आंसर तो आपके सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कैसे ही ले लो। अगर ये 120 डिग्री है मान लो, अगर ये समबाहु त्रिभुज होता मान लो 60-60-60, तो इसका मान दोनों के योग के बराबर आता। सही है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। बेटा मर्जी पड़े वो मान लो, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा की लंबाइयों के बीच का जो अंतर होता है, अंतर बेटा कोई भी मान लो ना, मान लो ये 3 4 5 है, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होता है, यानी a + b > c होता है, और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक नहीं होता, कम होता है। तो ये गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी राइट। जहां से टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं वहीं मिल जाएगा ये तो। अगला कह रहा है कि नीचे से अधिक संचयी बारंबारता। अच्छा CF दे दी है, CF दे दी है, उल्टा स्टार्ट कर लो बेटा। 6 से 15 पे जा रहे हैं, 6 से जा रहे हैं 15 पे, या तो आप उल्टा स्टार्ट इधर से कर दो। पहला आ गया 53 48, डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। अंक दे रखे हैं, CF आपको दे रखी है पूरी की पूरी। क्लियर है, एक एक जोड़ते जाओ। अब आपको पूछा क्या, पहले देखते हैं। 20 से 30 की बारंबारता पूछी है, यानी 20 से तो ज्यादा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। बेटा 20 से ज्यादा होना चाहिए, 30 से कम, यानी 40 माइनस 25 सीधा कर दो ना, आंसर 15। ये लीजिए 15 आ जाएगा। 20 से 30 का वर्ग पूछा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों को। बेटा 0 से ज्यादा है 53, 10 से ज्यादा है 48, यानी कितने आगे 5, 48 में से 40 घटाएंगे 8, 40 से 45 पे आएंगे 15, 25 से 15 पे आएंगे 10, 15 से 6 पे आएंगे 9, और लास्ट में 6 का 6। ये इंटरवल आ गया सभी का, यही पूछा गया है। 20 से 30 की बारंबारता 15। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका दे रखी है। बेटा सीधा बताया था, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य। तो 3 गुणा माध्यिका दे रखी है 26 माइनस 2 गुणा माध्य दे रखा है 24। कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। 26 3 78 माइनस 48, कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। ये लीजिए, माध्य दे रखा है 24 2 48, 26 3 78, सही है 30। कॉपी पेस्ट करा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने। 12 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य दे रखा है 35। देखिए सही तो था 24, गलती से कर दिया 42, ये गलत था, तो वापिस 42 से 24 पे आ रहे हैं। 24 34 44, 18 कम करना पड़ेगा, 18 योग कम करना पड़ेगा कितनी संख्याओं पर, 12 पर। तो औसत क्या आ जाएगा, 1.5 की कमी आ जाएगी टोटल में, यानी 35 में से 1.5 घटाएंगे तो सही आ जाएगा माध्य 33.5। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। बेटा आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आपको पता है ये दोनों लंब और आधार समकोण त्रिभुज में कर्ण से छोटे ही होंगे, तो जब ये छोटे ही होंगे तो 1 से अधिक तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो ये बात सही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सही बात है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और आपको पता है बेटा समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण सबसे लंबा है तभी तो इनका मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये सही बात है बेटा, दोनों ही सही हैं। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्लियर है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसीलिए ये चीज सेटिस्फाई होती है। और वो बोला साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, ठीक है। अगला कह रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी। बेटा बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। सोल्व कर लेते, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, 2 अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लीजिए। तो राइट ये होगा b। दूरी का सूत्र पूछा हुआ है, यानी कुल मिला के बेटा 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस टाइप के इन्होंने। बंटन पर विचार करना है, ठीक है। और माध्य वर्ग निकालना है बेटा, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। CF निकाल लो, 4 की जगह 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और ये 56। वर्ग अंतराल निकालना है तो 56/2 यानी 28 से बड़ा, 28 से बड़ी CF। बेटा 28 से बड़ी CF कितनी है? 42 है। और 42 के संगत वर्ग क्या है? 42 के संगत जो वर्ग है वो है 125 से 145। सो राइट आंसर आ जाएगा 125 से 145, ये लीजिए बी राइट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफी किए हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, 10/6 अंडर रूट 6 गुणा में है 60, अंडर रूट 30 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 5 बटे में आ गया 25 अंडर रूट 5, जो कटे काटो, रूट 5 रूट 5 रूट 6 रूट 6, 6 से 60 को काटेंगे 10 बार, 10 गुणा 10 100/25 काटेंगे, आंसर आ जाएगा 4, ये लीजिए। तो देखिए बेटा कुल मिला के ये आप लोगों को दिया हुआ था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने पढ़ाए हुए पैटर्न से बाहर से आया है। तो मुझे लगता है आज के पेपर में जो 24 क्वेश्चन पूछे गए, आई थिंक 24 या 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 25 के 25 क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए नोट्स में से हैं। आप जाइए एक एक क्वेश्चन को चेक कीजिए बच्चों, 25 क्वेश्चन के प्रमाणित आंसर आपको बता दिए हैं। और उसके अलावा देखिए रवैया कहीं सही नहीं है ये कि एकदम से इतना चेंजेस ला दें पैटर्न में, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं आगामी परीक्षा के लिए। आई विश आप लोगों का इस साल का चयन सुनिश्चित हो और मां सरस्वती की कृपा आप सभी बच्चों पे बनी रहे। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं क्लासरूम रिकॉर्डेड बैच से, जिसमें से सब कुछ पूछा गया है आपका आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। CET 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए स्पेशल मैथ का बैच है, ओनली ऑफर स्टार्ट है हमारा कि ओनली 499 रुपीज में आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। पूरा क्लासरूम रिकॉर्डेड बैच है, इसी साल आप लोगों के ये बैच लिया गया है स्टार्टिंग से, और कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाया गया है। CET कंपलसरी है, तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो जो भी बच्चे गणित बेसिक से सीखना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीटली क्लासरूम रिकॉर्डेड बैच है, यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रिकॉर्डेड बैच है आप लोगों को। कंप्लीट CET की मैथ, जिसमें ग्रेजुएशन भी कवर हो जाएगा आप लोगों के, यानी पटवारी, वीडियो, LDC, लेवल 2 रीट का पेपर जो भी है, कंप्लीट मैथ आप लोगों के कवर है। तो जो भी बच्चे कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आगामी पेपर के लिए। जल्द ही मुलाकात करेंगे सिलेक्शन के साथ। धन्यवाद।